एवरीबॉडी कैसे होंगे? व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। तो हम जो 9th का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आगे पढ़ते हैं। अब करते हैं डिफ्यूजन। तो पहले हम डिफ्यूजन होता क्या है वो समझ लेते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स। डिफ्यूजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होना ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। यानी अगर आप दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को आपस में मिक्स कर रहे हो तो वो मिक्स कैसे हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है इसका रेट कैसे होता है? रेट का मतलब किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा और किसमें सबसे कम होगा। अगर हम उसका ऑर्डर चेक करते हैं तो सबसे पहले देखो गैसेस, फिर लिक्विड, फिर लास्ट में सॉलिड। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो गैस होते हैं, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर है, ठीक है। और गैसेस जब एकदम से खुलती हैं तो एकदम से बाहर निकलती है और इंटरमिक्स हो जाती है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस का बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर वही बात हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में स्पेस कम है तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बिल्कुल कम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, इसमें कोई जगह नहीं होती, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो होगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन से रिलेटेड वो क्या है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर है। हम ऐसे लिख सकते हैं D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आपका उतनी जल्दी जल्दी होगा। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने पार्टिकल्स आपके रैंडमली मूव करेंगे। सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हम जनरली ये बोलते हैं ना कि सॉलिड जो है वो पानी में डूब जाते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि सॉलिड पानी में डूब जाते हैं, लेकिन आइस पानी में फ्लोट कैसे करती है? इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़, ये बोलते हैं ना ये बर्फ के पहाड़, वो कैसे तैर रहे होते हैं समुद्र में? उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो आइस है उसका फ्लोट करने का मतलब ये है, आइस के अंदर एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाला लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है ना केज लाइक स्ट्रक्चर। तो वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्पेस होते हैं यानी ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें बहुत सारे ना एयर स्पेस होंगे। तो इनमें जब एयर भर जाती है अंदर तो वो जो आइसबर्ग है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। तो यही रीजन है कि जो सॉलिड में आइस फ्लोट कैसे करता है, आइस के अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन एक केज लाइक स्ट्रक्चर में जब एयर स्पेस होते हैं तो वो उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टी करनी है। अब इससे रिलेटेड हमने करना है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट आपस में चेंज कैसे होती है? देखो, चेंज ऑफ स्टेट के लिए चेंज ऑफ स्टेट, अगर हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करें, देखो बच्चों ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है सबसे पहले आपका, मान लो अगर हम बात करते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, आइस। आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होगा? ये लिक्विड यानी वाटर में, ठीक है। वाटर अगर हम इसको इवेपोरेट करेंगे यानी इवेपोरेशन करेंगे, हाई टेम्परेचर पे देंगे तो वो गैसियस फेस में चले जाएंगे, है ना। और गैस को अगर हम दोबारा चलेंगे यानी कूलिंग करेंगे, कंडेंसेशन बोल दो आप, कंडेंसेशन होगी तो वो दोबारा किस में बदल जाएंगे? आपके पानी में। और पानी अगर दोबारा आइस में बदलना है तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं या फ्रीजिंग बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और जब आपने आइस से H2 में बदलना है तो वो आपका मेल्टिंग हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। तो इंटर कन्वर्टेबल का समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे और पढ़ेंगे। चलो जी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं इनमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे, है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे, ये जो आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है इनमें कुछ ना कुछ चेंज होगा। मान लो आपने बर्फ है, बर्फ को और तेज से आपने धूप निकल रही है या आपने गैस पे रख दिया तो वो जल्दी पिघलेगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी मेल्ट होगी।
सेम कंसेप्ट लिक्विड का है, जितनी जल्दी आप जितनी तेज आंच पे रखेंगे, जितना गैस आप तेज करेंगे उतने उसके वेपर फॉर्म में चले जाएंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप बढ़ाते हैं उतने उसकी स्टेट जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन जरूर कर लेना, 1 मार्क्स में जरूर पूछी जाती है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स टू बॉयल एंड कन्वर्ट इनटू वेपर फेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये बल्क फिनोमिना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें चाहिए जो 1 kg ऑफ लिक्विड को वेपर फेस में उसको कन्वर्ट कर दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दीज आर द डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है, व्हाट इज इवेपोरेशन? क्या होता है इवेपोरेशन? आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। इवेपोरेशन क्या होता है? जब हीट पड़ती है, सन की हीट पड़ेगी, जो लिक्विड होगा जो वेपर फॉर्म में ऊपर चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। यही होता है ना इवेपोरेशन। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट बताइए, इवेपोरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि एंडोथर्मिक होता है? अब आप बोलेंगे मैम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है? पढ़ा ही होगा शायद आपने 8th में, नहीं पढ़ा तो बता देते हैं। चलो, एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें हीट एनर्जी किसी रिएक्शन पे हीट एनर्जी निकलती है, एब्जॉर्ब नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन होगा जिसमें हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, वो एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी हीट के रूप में पहले एब्जॉर्ब होगी फिर रिएक्शन होगा, है ना। पहले वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फिर रिएक्शन होगा। अब आप मुझे बताएं कि इवेपोरेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? मैं ही बता देती हूं, इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसे होगा? पहले हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, तभी तो वो वेपर फेस में जाएंगे, है ना। तो जो आपके इसमें वही कंसेप्ट है कि जो आपका ये इवेपोरेशन है, हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इवेपोरेशन कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन में क्या होता है? फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? अब देखो, इवेपोरेशन हमने पढ़ लिया, है ना, कि इवेपोरेशन क्या होता है, कि इवेपोरेशन में सरफेस फिनोमेना है आपका, है ना। सबसे पहला आपका टॉपिक फैक्टर इफेक्टिंग द इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है टेम्परेचर का रोल? देखो, मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड? जितनी तेज धूप पड़ रही होगी उतने वाटर वेपर्स आपके जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे, यानी कपड़े भी आपके जल्दी जल्दी सूख जाएंगे जितनी तेज धूप है, ठीक है। तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हम कर लेते हैं सरफेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सरफेस एरिया से क्या कॉन्सेप्ट है आपका? देखो बच्चों, सरफेस एरिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कपड़े डाल रहे हैं, अगर मैं कपड़े ऐसे फैला के ना डालूं, ऐसे रख दूं और एक तरफ मैं फैला के डालूं बिल्कुल अच्छे से, तो कौन जल्दी सूखेंगे? जो फैला के डाले, है ना। यानी जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी सन उसके साथ ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी ना, उतने वाटर वेपर्स जल्दी उड़ जाएंगे। अगर आपने कपड़े एकदम से ऐसे ही डाल दिए, फैला के नहीं डाले, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो वही वाला कंसेप्ट, अगर आप बाल्टी में रखें पानी सेम अमाउंट, या टब में रखे और धूप में रख दे, किससे जल्दी पानी उड़ेगा? टब वाले से। क्यों? क्योंकि टब का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। थर्ड फैक्टर क्या हो गया? थर्ड फैक्टर हो गया आपका विंड, हवा। हवा जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हवा का फैक्टर भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जितनी ज्यादा विंड चलेगी उतने ज्यादा आपके वाटर वेपर्स उड़ते जाएंगे, तो यानी उसके जल्दी आपके कपड़े हवा में ड्राई हो जाएंगे, वो उतनी जल्दी वाटर वेपर्स को उड़ा लेगी। फोर्थ फैक्टर, ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी जो है अमाउंट ऑफ, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, तो वाटर वेपर्स ज्यादा नहीं उड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा वाटर वेपर्स हैं कि वो दूसरे वाले आपके बाहर नहीं आ रहे हैं। तो यही कंडीशन है कि आपके जो रेनी सीजन में है वो कपड़े आपके लेट सूखते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बारिश होती है, इतना वाटर वेपर आपका एनवायरनमेंट में है, तो वो ह्यूमिड होने की वजह से वो वाटर वेपर ऑलरेडी बाहर नहीं आ सकते हैं, तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाय बाय।